संध्या लो कहाँ गई है? लो उसको ले देना। लो क्या बात है जी जय त्रिवेदी। जय त्रिवेदी हेलो गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। कहाँ से आवाज गायब है जी? हम्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया था। हम्म फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन हो चुका था ये टॉपिक। नहीं जी। डू यू नो this point has been over or that was going on? We have studied the Napoleon Code, about the Napoleonic Code. हैं जी? Good evening, sir. Good evening, good evening, good evening. We have studied the Napoleonic Code, the French Revolution as an idea of nation. No, sir. This topic has not been cleared. No, sir. Okay, nice. It means we haven't studied about the contribution of the 1789 revolution that took place in France as a French revolution for the world. It means what was the legacy in the form of fraternity, equality, or liberty that has given the idea of forming the nation after the revolution of 1789 French revolution that we have not studied.
फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने किस तरह से पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा लिगेसी, एक बहुत बड़ा तोहफा, बहुत बड़ा वसीयतनामा कह सकते हो, बहुत बड़ा गिफ्ट जो दिया। 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद बहुत तीव्र गति से फ्रांस और दूसरे देशों में परिवर्तन आया। वहां कुछ ऐसा खास हुआ जो पूरे यूरोपीय देशों को ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को उसने प्रभावित किया। उसी क्रम में आपने पढ़ा था कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जहां जहां भी फ्रांस की आर्मी जाते थे, वहां लिबरेशन के लिए, दूसरे देश को लिबरेट करने के लिए, फ्री करने के लिए उन्होंने बहुत बड़ा संघर्ष किया। इसीलिए तो फ्रेंच आर्मी जो एवरीवेयर वेलकम एज अ हार्बिंगर्स ऑफ लिबर्टी के नाम से जाना जाता था। नहीं तो इन सभी के विषय में शायद हम लोग नहीं पढ़े हैं। नेपोलियनिक कोड भी नहीं पढ़े हैं जी, नहीं पढ़े हैं ना नेपोलियनिक कोड है जी। नेपोलियनिक कोड के विषय में नहीं पढ़े हैं। No, sir. ओके, चलो ठीक है। आपको पता है कि 1789 तक आते आते फ्रांस जो है एक पूरी तरह से अपने आप में टेरिटोरियल कंट्रीज के रूप में उभर करके आ गया था। यानी वी कैन डिफाइन फ्रांस एज अ कंट्री, एज अ नेशन। इससे पहले उसे एक राष्ट्र का दर्जा नहीं दिया जा सकता था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ फ्रांस वो ऑक्युपाइड बाय द डिफरेंट डिफरेंट मल्टी डिनेस्टिक किंग्स और द रूलर्स। बट 1789 तक आते आते वहां का रिवोल्यूशनरीज वर्ग के लोगों ने दे दे ड्रॉव अवे ऑल द आउट फोर्सेज और द फॉरेन इन्वाइडर्स, और दे emancipated their own country from the outside effect और the outside influence। वे अपने देश को पूरी तरह से बाहरी दबाव से या बाहरी क्या कह सकते हो प्रभाव से मुक्त कर चुके थे। और 1789 तक आते आते वहां पर आपने पढ़ा भी होगा कि लुइस 16 किस तरह से पब्लिकली एक्सिक्यूटेड हो जाता है, किस तरह से राजा अपनी पूरी तरह से शक्ति का, प्रिविलेजेस का, एडवांटेजेस का, राइट्स का, पावर्स का त्याग कर देता है और नाउ एग्रीज विद द रूल according to the constitution and also believes in national assembly which were governing in favor to the people, but wholeheartedly not has given the right to all the male and female, or you can say the women and all the people of the classes, or you can say even the non-proprietary families। थोड़ा सा यही हुआ था कि 1789 तक आते आते फ्रांस तो एक राष्ट्र का रूप ले ही चुका था, कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट तो बन ही चुका था, साथ में उन्हें अपना एक नेशनल असेंबली भी तैयार हो चुका था, स्टेट जनरल असेंबली का नाम भी बदल गया था, सब कुछ हुआ था। लेकिन महिलाओं को वोट देने का अधिकार अभी भी या पैसिव सिटीजन्स के अंतर्गत रखा जाता था, ये सब परिवर्तन नहीं हुए थे। खैर जो भी था, लेकिन 1789 का रिवॉल्यूशन ने तब तक आते आते फ्रांस को एक फुल फ्लेज टेरिटोरियल कंट्रीज के रूप में बना दिया था। यानी फ्रांस कैन बी इंट्रोड्यूस एज ए नेशन, फ्रांस को एक राष्ट्र के रूप में इंट्रोड्यूस किया जा सकता था। फ्रांस के लिए वो सारे फैक्टर्स जो एक राष्ट्र के लिए होता उसमें निहित था। There were the many political and constitutional changes that came after the 1789 revolution। 1789 के बाद कई ऐसे राजनीतिक और क्या बोलते हैं संवैधानिक सुधार फ्रांस में देखने को मिला। यहाँ तक कि इस रिवोल्यूशन ने इस बात को घोषणा कर दिया, दिस रिवोल्यूशन हैज ऑलरेडी प्रोक्लेम्ड दैट द पीपल ऑफ फ्रांस वुड शेप द फ्यूचर ऑफ द कंट्री। का मतलब है कल का भविष्य क्या होगा ये फ्रांस की जनता तय करेगी, फ्रांस का रूलर नहीं तय करेगा, फ्रांस का राजा तय नहीं करेगा, फ्रांस की जनता इस बात को तय करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव्स जनता के जो होंगे वो तय करेंगे कि फ्रांस का फ्यूचर कैसा होगा, क्या इम्प्रूवमेंट्स होना चाहिए, क्या पॉलिटिकल चेंजेज होना चाहिए, सोशल चेंजेज होना चाहिए, किस तरह से इकोनॉमिकल रिस्ट्रिक्शन, किसी भी तरह का जो
क्या बोलते हो रिस्ट्रिक्शन था एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पे, वो सब खत्म हो जाना चाहिए। ये सभी बातें, इन सभी बातों को तय करेगी कौन? फ्रांस की जनता। क्वेश्चन में आएगा कि हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, ऐसा करके क्वेश्चन में आएगा। हाउ डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्रिएट द सेंस ऑफ नेशनलिज्म, फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने राष्ट्रवाद के भाव को कैसे भरा, गेटिंग और नॉट, ऐसा करके क्वेश्चन में आपको आएगा। समझ गए? नहीं जी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन के कारण Yes, ही sir. स्वर्जिनिटी, फ्रांस को स्वर्जिनिटी प्राप्त हुआ, का मतलब है राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट। इससे पहले राइट टू फॉर्म द गवर्नमेंट नहीं था, मोनार्कल, क्या कर सकते हैं, ट्रांसफरिंग ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम द मोनार्कल फॉर्म द गवर्नमेंट टू द स्वर्जिनिटी। नाउ फ्रांस गॉड, यह फ्रांस अधिकार पाया कि मोनार्कल गवर्नमेंट से स्वर्जिनिटी की प्राप्ति हुई, पॉलिटिकल चेंजेज आया। यह पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज देश में नेशनलिज्म के भाव को भरने में बहुत बड़ा मदद किया। देवर मेनी, क्या कह सकते हैं कि इस रिवोल्यूशन के बाद, फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद मेनी चेंजेस उत्पन्न हुए, या बहुत से चेंजेस आए देश में। जैसे कि आपको पता होगा कि द आइडिया ऑफ ला पैट्री मीन्स फादरलैंड एंड द आइडिया ऑफ लीज सिटीजन, लीज सिटीजन का मतलब है द सिटीजन। यह जो दो कंसेप्ट उभर करके आया देश में, फादरलैंड का होना, और फिर करा है क्या कि द लीज सिटीजन का मतलब है जनता का देश, यह देश जनता का होना। यह देश में पूरे देश को एक फादरलैंड की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। जिस तरह से वी यूज टू गिव द रिस्पेक्ट टू आवर ओन पेरेंट, उसी तरह से राष्ट्र को एक हाईली रिस्पेक्ट के रूप में देखा गया, जनता को एक हाईली रिस्पेक्ट के रूप में देखा गया, एक उन्हें एक ग्रेट ऑनर दिया गया। और यह ऑनर ही इस बात पे जोर दिया, दिस करा कि ऑनर एम्फेसाइज्ड ऑन द नोशन ऑफ यूनाइटेड फीलिंग, और यू कैन से कह सकते हैं क्या कि द सेंस ऑफ यूनिटी देश की जनता में पैदा हुई। ये देश की जनता में यूनिटी जो पैदा हुई, वह मुख्य तौर पे कैसे आया? द सेंस ऑफ फादरलैंड और द सेंस ऑफ सिटीजन के आधार पे हुआ, जिसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट या ऑल क्लासेज ऑफ द पीपल ऑफ फ्रांस एंजॉयड द इक्वल राइट्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां तैयार हुआ, सभी वर्ग के लोगों के लिए इक्वल राइट्स या इक्वलिटी का एंजॉय करने का मौका मिला। देश में कई तरह का मेजर्स और कई तरह का क्या बोलते हैं सुधारे, इंप्रूवमेंट्स और द रिफॉर्मेशन आया 1789 के रिवोल्यूशन के बाद। आफ्टर द रिवोल्यूशन ऑफ 1789 द मेनी चेंजेस केम इन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ फ्रांस। जैसे आपको पता होगा कि फ्रांस में नया फ्लैग ट्री कलर का निर्माण हुआ, दैट वाज आल्सो एट द नेम ऑफ द नेशन, वह भी एक राष्ट्र के नाम पर ही हुआ। जैसे किसी देश का फ्लैग उसकी पहचान होता है, सिंबलाइजिंग द नेशन, राष्ट्र को परिभाषित करता है या राष्ट्र को इंट्रोड्यूस करता है। अपने देश का तिरंगा अपने देश की एक शान है। यह तिरंगा कोई एक छोटे मोटे क्या बोलते हो एक कलरफुल क्लॉथ्स नहीं है, बट दिस इज द सिंबल ऑफ द नेशन। यह हमारे देश का एक सिंबॉलिक फीलिंग है, एक प्रकार के हमारे देश का एक राष्ट्रीय एकता की पहचान है। तो उसी तरह से फ्रांस में भी ट्री कलर को फॉर्म किया गया, तैयार किया गया। एंड इतना ही नहीं, वहां को जो रॉयल स्टैंडर्ड जो था, वहां का रॉयलिटी जो था, राजा के नाम पर जो रॉयल स्टैंडर्ड जो पैमाना मेजरमेंट के तौर पर देखा जाता था, उसको रिप्लेस करके ट्री कलर को ही देश का क्या बोलते हो सिंबलाइजिंग फिगर तैयार किया गया, या रॉयलिटी के तौर पे, देश के रॉयलिटी के तौर पे ट्री कलर को समझा गया। यानी अब जनता जो है इसी फ्लैग से अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस कर सकते थे। पहले पीपल हैड टू शो देयर सिंपैथी और शो देयर क्या कह सकते होमेज टू देयर ऑन द किंग। नाउ दे हैव टू गिव द होमेज टू देयर ऑन द नेशन। अब उन्हें श्रद्धांजलि या अब उन्हें भक्ति या शक्ति या जो भी है आदर या
क्या कर सकते हैं, ऑनर अपने राष्ट्र को देना है, अपने राजा को नहीं देना है। ऐसा परिवर्तन 1789 रिवॉल्यूशन के बाद देखने को आया। स्टेट जनरल असेंबली जो कि फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट और राजा के प्रभाव से चलता था, अब वह पूरी तरह से जनता के प्रभाव से चलना शुरू हो गया। स्टेट जनरल असेंबली विच was द पॉलिटिकल बॉडी ऑफ फ्रांस विच was instructed by the effect of the first or the second state members and also by the king and correct his own persons now have been now replaced by the representatives of the people and it was renamed as the National Assembly। इसे नेशनल असेंबली के तौर पे रखा गया। स्टेट जनरल असेंबली को अब न्यू नेम नेशनल असेंबली के नाम से देखा गया। वहां पर नए नेशनल एंथम तैयार हुए, मार्शलीज। आपको याद कीजिएगा, फर्स्ट टाइम द क्या बोलते हैं, पैट्रियोटिक पर्सन्स ऑफ द रिवोल्यूशनरी पीपल नाउ सॉन्ग द सॉन्ग नेशनल सॉन्ग दैट वाज रेफर्ड टू एज अ मार्शलीज एंड इट वाज सॉन्ग फ्रॉम द प्लेस मार्शलीज, दैट इज व्हाई इट वाज नेम्ड आफ्टर मार्शलीज। इसीलिए इसका नाम भी मार्शलीज पड़ा था, जो कि वहां का नेशनल सॉन्ग के तौर पे देखा जाता है। गेटिंग, हेलो, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग? Yes, sir. Yes, sir. शहीदों की जयंतियां मनाई गई। जैसे अपने देश में भी आपने देखा होगा कि जो ग्रेट पर्सन्स होते हैं, जैसे लॉर्ड बुद्धा हो गया, लॉर्ड रामा हो गया, या फिर अशोका हो गया, या फिर दूसरे अन्य चंद्रगुप्ता हो गया, या फिर कह सकते हो शिवाजी, शेरशाह, ये सब राणा प्रताप, या दूसरे अन्य जो भी क्या बोलते हो भारत देश के बहुत अच्छे क्या बोलते हो वीर पुरुषों में जिनकी गिनती की जाती है, उनको टाइम टू टाइम उनको मेमोराइज किया जाता है, उनके मार्टर्स को, शहीदों को, या फिर कह सकते हैं उनके जो डिड्स है, एक्ट्स है, जो अपने नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए। आज भी देखते हो कि टाइम टू टाइम बहुत से लीडर्स की जयंतियां मनाई जाती है, गांधी जी का, जवाहरलाल नेहरू का, पटेल का, तो क्या बोलते हो दूसरे अन्य लीडर्स का। क्यों, आखिर वाई इट वाज सो? बिकॉज बाय मेमोराइजिंग देयर द हाईली क्या वो कंट्रीब्यूशन फॉर द फ्रीडम ऑफ आवर नेशन, this will keep us remind that how they have contributed, how they have sacrificed their own for the liberation of our nation, that we have to follow to for the coming generation। आने वाले जनरेशन को भी इस बात को मेंटेन करना होगा, फॉलो करना होगा कि अगर वक्त पड़ा तो हम अपनी सुरक्षा, हम अपनी स्वार्थ को त्याग करके अपने देश की जनता के वास्ते, उसके हित के वास्ते, अपने राष्ट्र के वास्ते, देश के लिए एक बहुत बड़ा काम करेंगे। ऐसा ही फ्रांस में भी कई ऐसे लीडर्स और कई ऐसे क्या बोलते हो ग्रेट पर्सन्स थे, वहाँ के ग्रेट डिग्निटीज थे, उनकी जयंतियां मनाई गई, उनके विषय में लोगों को याद दिलाया गया। तो दिस ऑल केम करे कि आफ्टर द 1789 रिवोल्यूशन, 1789 के रिवोल्यूशन के बाद देयर वर द मेनी चेंजेस केम इन द फील्ड ऑफ द इकोनॉमी, सोशल, और व्हाट यू कैन से द पॉलिटिकल एंड द डिफरेंट कह सकते हैं एरिना। हर एक क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया। एंड दिस ऑल वर चेंजेस being taking place at the name of the nation, राष्ट्र के नाम, राष्ट्रीयता के नाम, राष्ट्र नेशनलिटी के नाम, या नेशनलिज्म के नाम, ये सभी परिवर्तन हो रहे थे देश में। ये सब राष्ट्र के नाम से हो रहा था, यानी राष्ट्रवाद का भाव उभर करके आ रहा था। ये 1789 के रिवोल्यूशन के बाद देखने को मिल रही थी कि ऑल पीपल एंजॉयड द इक्वल राइट्स इन फ्रांस आफ्टर द 1789 रिवोल्यूशन। सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया, का मतलब पूरे देश की शक्ति अब क्या बोलते हो एक पार्टिकुलर क्या बोलते हो संस्था के माध्यम से चलेगी, एक नेशनल असेंबली के माध्यम से चलेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से चलेगी। पहले पूरा का पूरा होल पावर ऑफ द कंट्री वाज कंसिस्टेड इन द सिंगल हैंड, एक व्यक्ति के हाथ में कंसिस्टेड था। अब ऐसा नहीं हुआ, है ना। पूरे देश के लिए एक यूनिफॉर्म लॉज तैयार हुआ, पूरे देश के लिए। माने अब कॉन्स्टिट्यूशनल जो चेंजेज आए उसके हिसाब से क्या हुआ, पूरे देश के लिए, फॉर होल द कंट्री द यूनिफॉर्म लॉज वर इंट्रोड्यूस्ड दैट वर गिविंग द इक्वल राइट टू ऑल द पीपल ऑफ फ्रांस। हर किसी व्यक्ति को इक्वलिटी का बोध करा रहा था। यूनिफॉर्म लॉज हर किसी के लिए लागू हुआ जो एक फ्रांस के धरती पर, फ्रांस के भूमि पर रह रहे थे या फ्रांस के अंदर रह रहे थे। सभी तरह का जितना भी फ्रांस में जितना भी तरह का टैक्सेस था, है ना, इंटरनल कस्टम ड्यूटी से लेकर के सभी तरह का ड्यूज वगैरह जितना भी था, दिस ऑल वर अबॉलिश, सब खत्म कर दिया गया। किसी भी चीज को नहीं रखा गया फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद, जो कि राजा ने इंट्रोड्यूस किया था।
means all types of the taxes that they had to pay. It means the lower classes people or the third classes people or the peasants group or the landless people or the laborers, what they had to pay as the tax, as the custom duties or the mineral dues और the कई तरह का वहां पर सफेडम ड्यूज और कई तरह के ड्यूज जो थे वो सब खत्म कर दिया गया फ्रांस में। अब उसके जगह पे कंप्लीटली क्या लागू किया गया, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स। फ्रांस की स्थिति इतनी बदतर थी माय डियर स्टूडेंट्स कि एक क्षेत्र में अगर कहीं पर 1000 ग्राम बराबर 1 केजी होता था तो कहीं पे 800 ग्राम बराबर 1 केजी हो रहा है, तो कहीं पर 700 ग्राम पर, कहीं पर 800 ग्राम, कहीं पे 60 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर हो रहा है। इस तरह मैंने कई तरह का इन्फॉर्म वेट्स नहीं था हर जगह पर, क्या बोलते हो मेजरिंग प्रणाली और वेगिंग प्रणाली में बहुत जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिलता था। इस तरह से जनता का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, इकोनॉमिकल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। यानी जनता कहीं ना कहीं क्या बोलते हो जो ट्रेडिंग ग्रुप था उनके बिजनेस ग्रुप था, या कह सकते हैं कि जो काफी फ्लॉरिशिंग पीपल थे या समाज के लोग थे, उनका ये लोग क्या हो रहे थे, एक्सप्लॉइटेशन हो रही थी। तो इससे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद इससे मुक्ति लोगों को मिला। एक बहुत बड़ी चेंजेस 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद क्या आया जानती हैं आप लोग? 1789 के रिवॉल्यूशन के बाद द ग्रेट चेंज दैट केम इनटू फ्रांस वाज दैट द फॉर होल फ्रांस the single language, the French that was spoken in Paris was adopted for whole the nation. In place of the different regional dialects, the regional dialects were discouraged। का मतलब है कि जो भी क्षेत्रीय भाषाएं थे उस पर अंकुश लगाया गया, उसको रिस्ट्रिक्ट किया गया, उसको रोक दिया गया, उसको अबॉलिश कर दिया गया, उसको खत्म कर दिया गया। रीजनल डायलेक्ट्स अगर बोले जाएंगे तो वो क्या देगा, बढ़ावा देगा, इंस्टिगेट करेगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ कंट्री को ले जाएगा। का मतलब है देश में अनेकता को, अखंडता को बनाए रखने के लिए खंडता की तरफ ले जाएगा। का मतलब है कि डायलेक्ट डिफरेंट डायलेक्ट जो होगा, रीजनल डायलेक्ट जो होगा, वो लोकल पीपल को बढ़ावा देगा एक अलग राष्ट्र के लिए, अलग क्या बोल सकते हो कि ग्रुप तैयार करने के लिए। इसीलिए इन प्लेस ऑफ द रीजनल डायलेक्ट्स द सिंगल लैंग्वेज that was the French language was spoken, which was respectively spoken in France and very highly spoken in France, or the regardably spoken in France, because it was chiefly spoken in Paris. So the French language I adopted for whole the nation. This also gives the sense of nationalism for all the people. क्योंकि language is the key of what? हेलो हेलो Yes, sir. Yes, sir. याद रखिएगा कि लैंग्वेज इज नोन एज अ की टू प्रिजन। लैंग्वेज जो होता है वो जेल की चाबी है। समझ रहे हैं कि नहीं? जेल की चाबी से मेरा मतलब क्या है? इफ होल द पीपल ऑफ पार्टिकुलर नेशन हैव बीन स्लैब्ड और हैव बीन व्हाट यू कैन से captured or the arrested or the cell or the jail or caged or what you can say prison, in that very condition only the language will help you to make you realize or the transfer the sense of unity or the sense of nationalism or the sense of commonness or the sense of क्या कह सकते हैं इक्वलिटी। केवल लैंग्वेज ही आपके अंदर वह एकता का भाव भर सकता है। लैंग्वेज ही आपके अंदर एक प्रकार का एक मानव से एक मानव को दूसरे मानव के प्रति उसके अंदर का इंटरनल फीलिंग को जागृत कर सकता है। इफ यू स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेज इन दैट वेरी कंडीशन द सेंस ऑफ इंटीग्रेशन नहीं पैदा होगा, डिसइंटीग्रेशन पैदा रहेगा, डिसयूनिटी पैदा होगा। आप कभी भी जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे, कभी भी आपको मुक्ति नहीं मिल पाएगी। यू विल नेवर गेट द इंडिपेंडेंस। ऐसा सिचुएशन पैदा हो जाता है। इससे लैंग्वेज एक बहुत बड़ा मायने रखता है। लैंग्वेज इज द की टू प्रिजन। इसीलिए कहा जाता है कि लैंग्वेज जो होता है वो जेल की एक चाबी है। हम दरवाजे को, जेल के दरवाजे को तोड़कर बाहर निकल सकते हैं यदि हमारी लैंग्वेज, हमारी भाषा, हमारा भाव, हमारा फीलिंग एक जैसा हो जाए, हमारी सोच एक जैसा हो जाए, हमारा व्याख्यान एक जैसा हो जाए, तो हम किसी भी दुनिया के जेल को तोड़कर बाहर आ सकते हैं, किसी भी दुनिया की जेल की दीवारों को फांद कर बाहर आ सकते हैं। गेटिंग, जो कि फ्रांस इस चीज को पहले पहले पा गया। गेटिंग डियर स्टूडेंट्स, हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ओके नाइस। देखिए, रिवोल्यूशनरी जितने भी थे, क्रांतिकारी फ्रांस के उस समय का, उन्होंने
एक बीड़ा उठा लिया। दे टूक एन ओथ, दे वर वर्किंग एज ए मिशन। उन्होंने एक मिशन पे, रिवोल्यूशनरीज ऑफ फ्रांस वर वर्किंग एज ए मिशन that they have a moral duty to liberate whole the European countries from the despotic power of the किंग के बिल्कुल अराजकता पूर्ण शासन से पूरे यूरोपीय देशों को मुक्ति दिलाना है, ऐसा फ्रांस के क्रांतिकारियों ने बीड़ा उठा रखा था, ऐसा उन्होंने मिशन पे काम कर रहा था। यह भी पूरे राष्ट्र में एक राष्ट्रीयता के भाव को भरने के लिए काफी था। और जब ऐसा न्यूज पूरे फ्रांस में स्प्रेड हुआ तो फ्रांस और दूसरे अन्य राष्ट्रों के स्टूडेंट्स और एजुकेटेड ग्रुप जो था, मिडिल क्लास के लोग जो थे, दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द पार्टीज और द ऑर्गेनाइजेशन, और क्या कर सकते हैं, वे लोग एक प्रकार का कमिटी तैयार करना शुरू कर दिया, एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन तैयार करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने एक प्रकार का क्या मीटिंग असेंबली तैयार करना शुरू कर दिया। इसी का एक एग्जाम्पल था, आपको पता होगा, जैकोबिन क्लब। ये भी रिवोल्यूशनरीज क्लब था, रिवोल्यूशनरी ग्रुपों का एक क्लब था, जो पढ़े Yes, sir. लिखे और सोचे समझे हुए इंसानों को, सुलझे हुए इंसानों का एक क्लब था, जो परिवर्तन के लिए लड़ाई कर रही थी। हाँ, ये बात सही था। आपको याद होगा कि मैक्स मिलर रॉबस्पेरी का रूल जो था, वो थोड़ा सा काफी अस्टियर होने की वजह से, काफी सीवियर होने की वजह से, काफी हार्ड होने की वजह से जनता ने उसको क्या कर दिया था, एक्सिक्यूट कर दिया था। क्योंकि Execute. Yes, sir. उसी के समय में गिलोटीन जैसी प्रथा आई थी कि किसी भी व्यक्ति को, जो भी उसके, यहाँ तक कि पार्टी के सदस्य भी, अगर उसकी अपनी Yes, sir. पार्टी के सदस्य भी अगर कोई उसका विरोध करता है, दूसरा तो छोड़ दीजिए, कोई भी एनी पर्सन इफ गो अगेंस्ट द रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंसेप्ट और द प्रिंसिपलिटीज और इवन द पार्टी ऑफ हिज ऑन, Against the rules. तो उसको ही और सी विल हैव टू बी द विक्टिम ऑफ द गिलोटिन, उस गिलोटिन का शिकार होना पड़ता था। बहुत ही हार्ड उसने स्टेप उठा लिया था। थोड़ा इंप्रूवमेंट्स तो कर रहा था बहुत तीव्र गति से, Yes, sir. तरक्की बहुत तीव्र गति से था, लेकिन उसका जो करने का जो तरीका था ना, मेथड, जो स्टेप था, वो इतना सीवियर था कि जनता उससे डर गई थी। पैनिक, क्या कहते हो उसको, पैनिक क्रिएट कर देना, मीन्स बहुत दहशत फैला देना। तो यह दहशत के चलते उसका जनता जो है अच्छा नहीं समझ पाया, और अंतोगत्वा उसे मैक्स मिलर रॉबस्पेरी को क्या कह सकते हैं कि गिलोटिन हो गया था, एक्सक्यूटेड हो गया था। यही Execute हो वजह गया है था. ना, the falling of the political, क्या बोलते हो, government in the form of the Jacobin regime now caused to have a emergence of the Napoleon Bonaparte। जैकोबिन क्लब का अंदर में मैक्सिमिलियन का गवर्नमेंट का गिर जाना ही तो फिर से डेमोक्रेसी को खत्म करके मोनार्कल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड हो गया। नेपोलियन Yes, sir. बोनापार्ट जैसे क्या बोलते हो, तानाशाही का जन्म हो गया। हाँ, ये बात सही है, नेपोलियन वाज अ वेरी गुड and doing the well-being for the people of फ्रांस। France. ये बात सही था कि फ्रांस के हित में ही वो सरकार चला था। नेपोलियन बोनापार्ट बहुत अच्छा काम किया था, कोई संदेह नहीं है इसमें। कुछ ऐसा उसने निगेटिव वर्क कर दिया था जिसके वजह से वहां का लोकल आदमी भी उसको सपोर्ट नहीं कर पाया। ऐसे तो फ्रांस में उसके नेतृत्व में कई लड़ाइयां लड़ी गई, कितने देशों को उसने जीत करके, उसका इतना बड़ा ख्वाब था नेपोलियन का कि पूरे यूरोपीय देशों को ही जीत करके वो पूरा फ्रांस में मिला लेना चाहता था। तो जो हम आगे पढ़ेंगे, हम लोग नेपोलियन कोड के विषय में पढ़ेंगे, हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उसने किया था। खैर जो भी है, तो इस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद जो है एक प्रकार का ऐसा कैंपेन चला, एक प्रकार का लहर, वेव ऑफ क्या बोलते हो चेंजेस came into the rest of the European countries, and wherever the armies of France go, they were having the sense of transforming the क्या form of the government। जहां कहीं भी फ्रांस की आर्मी जा रही थी रिवॉल्यूशन के बाद, वहां एक परिवर्तन की लहर दौड़ पड़ती थी, क्रांति की लहर दौड़ पड़ती थी, नेशनलिज्म की लहर दौड़ पड़ती थी। और यह मुख्य तौर पे आपको पता होगा कि स्पेशली हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और बहुत इटली के बहुत से हिस्सों में फ्रेंच की आर्मी या कह सकते रिवोल्यूशनरी ग्रुप के लोगों ने वहां एक नया नेशनलिज्म के भाव को, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म और द आइडिया ऑफ चेंजिंग द क्या कह सकते हैं गवर्नेंस नाउ केम इनटू दीज ऑफ द कंट्रीज बाय द हेल्प ऑफ द और आफ्टर द इफेक्ट ऑफ द 1789 रिवोल्यूशन। 1789 के रिवोल्यूशन ने क्रांतिकारियों की मदद से, क्रांतिकारियों ने जो मिशन पे था कि हम सारे यूरोपीय देशों को ट्रांसफर कर देंगे वहां की सत्ता को, और ऐसा ही नेशनलिज्म का भाव पोलैंड में, हॉलैंड में और क्या कह सकते हो कि स्विट्जरलैंड में, इटली में, दूसरे अन्य देशों में इन लोगों ने भरने का प्रयास किया। गेटिंग डियर स्टूडेंट्स, बोलिए। Yes, sir.
किसी को कुछ कहना है? नो सर। ओके नाइस। देखिए, अभी अभी मैंने बताया था, नेपोलियन की बातें आ ही गई है ना। नेपोलियन के नेतृत्व में सबसे बड़ा काम जो हुआ वो नेपोलियन के द्वारा सुधार का कार्यक्रम हुआ। मेनी इंप्रूवमेंट्स एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में भी, ठीक है कि नहीं, और इकोनॉमिकल फील्ड में भी, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में भी, और आप चाहेंगे तो वैदेशिक नीति फॉरेन पॉलिसी में भी बहुत परिवर्तन इसने लाया था नेपोलियन। नेपोलियन बोनापार्ट, समझ गए, जिसके अनुसार एक स्टेटमेंट है, आप जानते होंगे शायद, द वर्ड इम्पॉसिबल इज फाउंड ओनली इन द डिक्शनरी ऑफ फूल्स। दिस वाज द स्टेटमेंट ऑफ नेपोलियन। गेटिंग? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। नेपोलियन ने ही कहा था कि असंभव जैसा शब्द जो है मूर्खों के डिक्शनरी में, कमजोरों के डिक्शनरी में देखने को मिलता है। वह कभी हार नहीं मानने वाला नेपोलियन, सिकंदर की तरह बहुत फौलादी विचार वाला व्यक्ति था वो भी। इतिहास में ऐसे व्यक्तियों का नाम बड़ी गर्व से लिया जाता है, नेपोलियन का, सिकंदर का, ये सब बहुत, पौरुष का, सम्राट अशोक का, चंद्रगुप्ता का, ये सब बहुत अपने आप में बहुत गौरवान्वित और बहुत ही, क्या कह सकते हो कि बहुत दिलेर वाले इंसान माने जाते थे। खैर जो भी हो, देखिए, आपको बताया गया कि मैक्सिमिलियन रॉबस्पेरी का गवर्नमेंट जैसे ही डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, रिवोल्यूशनरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जैसे ही फेल किया, कि नेपोलियन बोनापार्ट एज अ मिलिट्री हेड, ठीक है कि नहीं, एज अ मिलिट्री डिक्टेटरशिप वंस अगेन री इंट्रोड्यूस इन फ्रांस इन प्लेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक गवर्नमेंट। देश में जो संवैधानिक प्रजातांत्रिक गणतंत्र शासन था, प्रजातांत्रिक शासन जो फ्रांस में सेटअप हुआ था रिवोल्यूशनरीज के द्वारा, वह फिर से उसे हटा दिया गया, रिप्लेस कर दिया गया, और मिलिट्रीराइज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, हुआ द हेड ऑफ मिलिट्री, नाउ केम इनटू द एग्जिस्टेंस, केम इनटू द इफेक्ट एंड रिप्लेस द डेमोक्रेटिक आइडियाज ऑफ फ्रांस। मोनार्कल गवर्नमेंट फिर से उसने रीइंट्रोड्यूस कर दिया। समझ गए कि नहीं? गेटिंग डियर स्टूडेंट्स? हैं जी? यस सर। इसमें दो मत नहीं है कि फ्रांस ने डेमोक्रेसी की हत्या नहीं किया हो, सॉरी, नेपोलियन बोनापार्ट ने डेमोक्रेसी की हत्या नहीं किया हो, इसमें कोई दो मत नहीं है। अनक्वेश्चनेबली नेपोलियन बोनापार्ट हैज किल्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी and planted a plant of monarchical government at the grave of, ठीक है, या ऑन द ग्रेव ऑफ डेमोक्रेसी ऑफ फ्रांस। फ्रांस की डेमोक्रेसी के कब्र पे नेपोलियन बोनापार्ट ने मोनार्कल गवर्नमेंट का पौधा रोप दिया था। लेकिन उसने जो एफिशिएंट वर्क किया, जो एक्सपर्ट वर्क किया, जो स्मार्ट इंप्रूवमेंट्स जो लाया देश में, वो बड़ी ही प्रेजेबल था, बहुत ही एडमिरेबल था, बहुत ही, क्या कह सकते हैं, क्या कि डिजरेबल था। बहुत लोगों ने उसे सराहा, बहुत लोगों ने वेलकम किया। एंड व्हाट द स्टेप्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग द इम्प्रूवमेंट in the field of economy, in the field of administration, in the field of politics, in the field of society. Now brought by Napoleon Bonaparte were collected as a Napoleon Code. Understood or not? That was introduced in 1804. नेपोलियन कोड के माध्यम से नेपोलियन ने 1804 में एडमिनिस्ट्रेटिव के क्षेत्र में और कई परिवर्तन लाए। पूरे परिवर्तन को उसने एक नेपोलियनिक कोड के नाम से रखा, सिविल कोड के नाम से रखा, जो 1804 ईस्वी में लागू हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा जी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। व्हेन वाज नेपोलियनिक कोड इम्प्लीमेंटेड? नेपोलियनिक कोड कब लागू हुआ था? 1804 1804 में। कभी कभी सिविल कोड के भी नाम से आ जाएगा, नेपोलियन कोड न देकर सिविल कोड कह देगा, ठीक है। इसे इंट्रोड्यूस करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट था, जो 1804 ईस्वी में उसने लागू किया था। अकॉर्डिंग टू दिस नेपोलियनिक कोड, ऑल प्रिविलेजेज बाय बर्थ, सबसे पहले नंबर में उसने क्या चीज का कत्लेआम किया जी? ऑल प्रिविलेजेज बाय बर्थ, जो
जन्म से ही लोगों को जो सुख सुविधाएं मिले हुए थे एरिस्टोक्रेट फैमिली से लेकर के रिचर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, और कह सकते हैं कि बहुत ही हाई ऑथोरिटेरियन पर्सन को, उसे सबसे पहले उसने समाप्त कर दिया। बोला भैया ये सब चलेगा नहीं। नंबर 2, उसने इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सभी व्यक्ति को कानून के सामने बराबर का हक दिया। भले ही था मोनार्कल गवर्नमेंट, लेकिन जनता को कानून के सामने इक्वलिटी के रूप में पेश किया। ऑल द पीपल बिकेम इक्वल बिफोर द लॉज। एंड और क्या किया? सिक्योर्ड द राइट टू प्रॉपर्टी। कोई भी व्यक्ति अब संपत्ति रख सकता है, निजीगत संपत्ति रख सकता है, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी, राइट टू इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नाउ गिवन बाय द सिविल कोड और द नेपोलियनिक कोड। इस कोड के बाद जो है इस लोगों को राइट टू प्रॉपर्टी मिल गई। समझे? वेयर एवर देयर वाज द dominance, wherever there was the dominance in the neighboring countries as like Germany, है ना, Dutch Republic, Switzerland, Italy, everywhere Napoleon introduced the Napoleonic Code। समझ गए? जहां जहां पर नेपोलियन का शासन था, फ्रांस का शासन था, वहां वहां उसने नेपोलियनिक कोड को लागू किया। एंड ही अबॉलिश द ऑल टाइप्स ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। फ्यूडल ड्यूज जो भी था, किसी भी तरह का पीजेंट्स का सफरडम जो टैक्स होते थे, जो पीजेंट्स के द्वारा जो तय दिए जाते थे, समझ गए कि नहीं? नेपोलियन फ्रीड ऑल पीजेंट्स फ्रॉम सफरडम। कोई भी दास कर अब नहीं देगा, कोई भी राजकीय कर नहीं देगा, मेमोरियल ड्यूज किसी भी तरह का नहीं देना होगा। फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया, क्या बोलते हो, राजकीय तंत्र को उसने खत्म कर दिया। उसने तानाशाही या फिर मोनार्कल गवर्नमेंट को सेटअप किया। वह अब बिल्कुल ही मेमोरियल ड्यूज, किसी भी तरह का कोई टैक्स फैक्स जनता को नहीं देना है, एकदम नहीं। उसने टैक्स को खत्म कर दिया। राजा को जो कर दिया जाता था वो खत्म कर दिया, राजकीय कर से वंचित कर दिया जनता को, दास कर से वंचित कर दिया जनता को, भूमि टैक्स जो देता था लोग उसको, पीजेंट्स को, उससे भी मुक्त कर दिया। गेटिंग? हेलो कैंडिडेट्स। Yes, sir. Yes, sir. ये बहुत बड़ी सुधार किया उसने, बहुत बड़ा दिन है नेपोलियन बोनापार्ट का कि ही फ्रीड ऑल द पीजेंट्स फ्रॉम सफरडम एंड ऑल द मेमोरियल ड्यूज। इस सभी से जनता को मुक्त कर दिया। इतना ही नहीं, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन सिस्टम इन द टाउन को उसने खत्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन सिस्टम क्या था जानते हो? गिल्ड सिस्टम क्या था? हाँ, पता है? नेपोलियन बोनापार्ट ने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन सिस्टम को खत्म कर दिया का मतलब है कि नो एनी अदर मिडिल क्लास और द बिजनेस और द ट्रेड ग्रुप और द अदर commercial people do the business in the towns, understood or not, except the persons who were earlier, और कह सकते हैं कि pre position there in the town। जो टाउन में पहले से ही उद्योगपति, या क्या कह सकते हो कि मिडिल क्लास, या फिर जो भी क्या बोल सकते हो कि उद्योग धंधा चलाने वाले लोग थे, एक वर्ग था। क्या चीज का? उद्योग धंधा चलाने वाला का वर्ग था शहरों में। समझ गए कि नहीं? समझ रहे हैं जी? हेलो, गेटिंग? Yes, sir. हाँ, तो उद्योग धंधा चलाने वाला का एक वर्ग था, और वो दूसरे अन्य वर्गों की उपस्थिति को कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। उनको मार भगाते थे, उनको खाली करवा देते थे, उनका बिजनेस नहीं चलने देते थे, उनको डैमेज कर देते थे। गिल्ड रिस्ट्रिक्शन सिस्टम था कि मींस पार्टिकुलर क्लासेज ऑफ द पीपल वर अलाउड टू डू द बिजनेस इन द टाउन, बट द अदर साइड ऑफ द पर्संस वर नॉट हैविंग द राइट टू do their on the business or run their on the business or set up their on the factories in the towns or the other areas। ऐसा सिस्टम था कि इस पर केवल मोनोपोली अधिकार एक पार्टिकुलर ग्रुप का ही है। ये सिस्टम उसने खत्म कर दिया। नाउ एनीवन who wants to do the business, run the business or establish their factories or the industry, they can do like that in the towns or the anywhere else wherever there is the having the sufficient place। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम में भी इसने बहुत जबरदस्त चेंजेस लाया जी। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स टू क्या
ब्राउड द चेंजेस, इसके क्षेत्र में भी बहुत जबरदस्त परिवर्तन लाया गया, इसमें भी इम्प्रूव किया गया। अब Sir, चाहे वो can you explain about the guild restrictions? गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस का मतलब है कि एक पार्टिकुलर ग्रुप के लोगों का मोनोपोली अधिकार था बिजनेस पे, अर्थव्यवस्था पे, टाउन में। उसमें किसी दूसरे अन्य वर्ग के लोगों का इन्वॉल्वमेंट या इंटरफेरेंस बर्दाश्त नहीं किया जाता था। जो अभी अभी मिडिल क्लास या क्या कह सकते हैं कि बिजनेस ग्रुप उभर रहा था, ताजा ताजा नया नया ग्रुप जो तैयार हो रहा था, उसको ये लोग शहरों में बिजनेस नहीं करने देते थे, फैक्ट्री या क्या कह सकते उद्योग धंधा नहीं चलाने देते थे, दुकानदारी नहीं चलाने देते थे। जो शहर में है केवल उन्हीं का वो अधिकार था, मोनोपोली था, उसमें किसी बाहरी व्यक्तियों का, अपने ही देश के बाहरी व्यक्तियों का अधिकार नहीं था, उनको नहीं करने देते थे। इसको इसने खत्म कर दिया सिस्टम को। नहीं समझ में आया? जैसे चौक पर अभी आप गया में अगर आप हो तो गया में चौक पर किसी खास पार्टिकुलर ग्रुप के लोगों का दुकानदारी है। अब अगर कोई व्यक्ति दूसरा अगर आकर के बाहर से अगर बिजनेस करना चाहेगा तो वहां के लोग उसको किस तरह से क्रश करते हैं, किस तरह इकोनॉमिकल हार्म पहुंचाते हैं। अगर गवर्नमेंट उसको प्रोटेक्ट करती है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट प्रोटेक्ट नहीं करते दूसरे अन्य वर्ग के लोगों को इस लुप्त से, इस एडवांटेजेस से, तो उन्हें क्या होगा, वंचित रहना पड़ेगा, पड़ेगा ना। Yes, sir. तो ये सिस्टम को उसने खत्म कर दिया। नहीं भाई, सब बिजनेस करो, किसी को भी क्या बोलते हो एक पार्टिकुलर ग्रुप को इस संरक्षण नहीं मिला, अधिकार नहीं मिला। हर एक व्यक्ति को बिजनेस व्यापार चलाने का अधिकार दे दिया नेपोलियन बोनापार्ट ने। किसी को भी एक पार्टिकुलर संरक्षण, राजा के एक्चुअली होता क्या था ना कि ये जितने भी वर्ग के लोग होते थे ना, ट्रेडर्स लोग, ट्रेड ग्रुप के लोग, ट्रेड यूनियंस के लोग, ये क्या करते Yes, थे sir. कि ये लोग जो हैं अपने मुनाफा से राजा को टैक्स देते थे, तो राजा के संरक्षण में थे। तो राजा इनको एक स्पेशल अधिकार दे रखा था कि भाई तुम ही ये बिजनेस करोगे और दूसरा किसी को नहीं मिलेगा मौका। गेटिंग, समझ में आया? Yes, sir. तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने इस हेटफुल क्या बोलते हो और अनइक्वल पॉलिसी को इसने खत्म कर दिया। अब कोई भी पीजेंट्स, वर्कर्स, क्या बोलते हो लेबरर्स या किसी भी ग्रुप के लोग जो है दे कुड एंजॉय द इक्वल राइट्स। अब समाज में हर अपना अपना लोग इक्वल राइट्स का एंजॉय ले सकते थे, किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं था, चाहे वो बिजनेस क्लासेज वर्ग के लोग हो या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लोग भी हो। अब फ्लो ऑफ इकोनॉमी हो सकता था, फ्लो ऑफ पीपल हो सकता था, फ्लो ऑफ कैपिटल हो सकता था। किसी भी वस्तु का मूवमेंट, प्रोडक्ट मटेरियल का एक आसानी से कोई भी व्यक्ति, देहात में उपजाने वाला व्यक्ति टाउन में भेज सकता था, टाउन में जाकर काम कर सकता था। अब इसमें कोई रोक टोक नहीं। चारों तरफ बिल्कुल यूनिफॉर्म लॉज लागू कर दिया गया, हर जगह पे बराबर बराबर का कानून बना दिया गया, किसी को भी हर जगह पे अधिकार दे दिया गया। नेपोलियन कोड के अनुसार स्टैंडर्डाइज वेटिंग सिस्टम आ गया। का मतलब है एकदम स्टैंडर्डाइज का मतलब है 1000 ग्राम बराबर बराबर अगर 1 केजी है तो ये पूरे देश में लागू होगा 1000 ग्राम बराबर ही 1 केजी। कहीं पर भी 900 ग्राम बराबर 1 केजी नहीं होगा, 800 ग्राम बराबर 1 केजी को मान्यता नहीं दी जाएगी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होगा। या कोई व्यक्ति जबरदस्ती 1100 ग्राम बराबर 1 केजी नहीं लेगा। स्टैंडर्डाइज मेजरिंग सिस्टम भी 100 सेंटीमीटर को ही 1 मीटर मान लिया गया, कहीं पर भी 90 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर नहीं होगा, कहीं पर भी 85 पॉइंट समथिंग सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर नहीं होगा। हर किसी को इसी पैमाना को मानकर चलना होगा, इसी पैमाना पर काम करना होगा। देश का, पूरे देश का करेंसी एक कर दिया गया, कॉमन करेंसी, कॉमन नेशनल करेंसी व अडॉप्टेड इन फ्रांस इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड क्या कह सकते हैं कैपिटल एंड द लेबर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। नाउ the people could do their business freely from one region to other. They could send their own the product material. It means the movements of goods, movements of people, movement of economy. अब ऐसा नहीं है कि बिहार वाला करेंसी यूपी में न चलेगा, यूपी वाला करेंसी महाराष्ट्र में न चलेगा, महाराष्ट्र वाला या क्या बोलते हो गुजरात में नहीं चलेगा। ये नहीं होगा, पूरे भारत देश का एक ही गांधी जी होंगे। समझ रहे हो ना जी? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. पिंक पिंक वाला जहां भी दिखाई देगा, चाहे वो बिहार वाला हो या फिर यूपी वाला हो या महाराष्ट्र वाला हो, कोई भी कहीं पे गिरा हुआ मिल सकता है तो उठा लो बाबू, चलेगा, चलेगा नहीं दौड़ेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब इसमें कोई लफड़ा नहीं रह गया। जैसे आज दूसरे देश में अगर जाओगे तो वहां करेंसी आपका अडॉप्ट होगा क्या, आपका वाला? बताइए। No, sir. No, sir. विदेशी जब आते हैं तो आप वो अपने करेंसी को आप हमारे देश के करेंसी में उसको पहले
ट्रांसफॉर्म करते हैं, तभी वे होटल में एंजॉय करते हैं, पार्क में घूमते हैं, दूसरे अन्य तरह की सेवाएं लेते हैं। उसी तरह से फ्रांस में बहुत ही अनइक्वल करेंसी था। एक रीजन में कुछ और है, दूसरे रीजन में कुछ और है, दूसरे सिटी में कुछ और चल रहा है। कई करेंसी थे, डिफरेंट डिफरेंट करेंसी हुआ। मीन्स कहने का मतलब है कि इतना ज्यादा इकोनॉमिकल ऑब्स्टिकल्स था डेवलपमेंट के रास्ते में कि कोई व्यक्ति सही से बिजनेस नहीं कर सकता। एक दिन भर में केवल कैलकुलेशन करते करते एक इंसान को टाइम बीत जाता, लेकिन वो सही से करेंसी का हिसाब किताब नहीं ले पाता। इतनी तरह की परेशानियां थी, उन सबों को उसने खत्म कर दिया। इसीलिए मूवमेंट ऑफ और एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और कह सकते हैं कि पीपल और करेंसी, ये बहुत बड़ा, दिस ऑल हेल्प फ्रांस इन ऑर्डर टू गेट द ग्रेटर डेवलपमेंट। बहुत बड़ी डेवलपमेंट फ्रांस के लिए हुआ, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत फायदेमंद हुआ। इसीलिए नेपोलियन बोनापार्ट का शासन जो है ना, फ्रांस के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। यह समझिए कि फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का आना, एक तरह से समझिए कि फ्रांस के धरती पे सूर्य का उदय होने के बराबर माना जाता है। इसका इस धरती से विदा होना सचमुच में सूर्य का अस्त होने के बराबर था। गेटिंग? Yes, sir. क्योंकि फ्रांस के नेपोलियन बोनापार्ट का सबसे बड़ी एक छोटी सी भूल कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं इसकी अपनी एक महत्वाकांक्षा थी, हाई एम्बिशन। कभी कभी इंसान हाई एम्बिशन के चक्कर में फंस जाता है। एम्बिशन है, ठीक है, लेकिन हाई एम्बिशन नहीं होना चाहिए। एम्बिशन है कि आप डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनने के लिए किसी को जान ले लेंगे, ये आपका क्या हुआ बताइए? नहीं जी, Bad ambition. हाई एम्बिशन हो गया ना, ओवर एम्बिशन का शिकार हो गए आप, है ना। एम्बिशन है आपका कि डॉक्टर बनेंगे, अच्छी बात है, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए किसी निरीह इंसान को, इनोसेंट पर्सन को जान लेना, ये तो ओवर एम्बिशन का परिचायक हो गया। ये तो हाई एम्बिशन का परिचायक हो गया, जहां पर आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो ये ओवर एम्बिशन से टॉर्चर था। नेपोलियन बोनापार्ट भी जो था ना, ओवर एम्बिशन का शिकार था। ओवर एम्बिशन का मतलब है क्या, कि वो अपने तरक्की के लिए, अपने देश की एक्सटेंशन के लिए, अपने देश के टेरिटरीज को एक्सटेंड करने के लिए वो कुछ भी कर सकता था। Yes, sir. इसीलिए उसने कई देशों को जीत रखा था, कई देशों के मुल्कों को उसने अपने राष्ट्र का एक हिस्सा बना लिया था, लेकिन यह उसने अच्छा काम नहीं किया था। आज देख रहे हो कि चाइना किस रास्ते पर चल रहा है, आप समझ रहे हो ना। Yes, sir. सबको पता है कि चाइना किस गंदी पॉलिसी से ग्रसित है ना। वो इकोनॉमिकल पॉलिसी डेवलपमेंट के आड़ में किस तरह से दूसरे दूसरे देशों को गुलाम बना रहा है, इकोनॉमिकली बॉन्डेज बना रहा है, किस तरह से उसका टेरिटरीज का, श्रीलंका को, म्यांमार को, नेपाल को, तिब्बत को, भूटान को, तो पाकिस्तान को, तो कई ऐसे देशों को उसने निगलने का प्रयास में है। कभी कभी इंडिया को भी, है ना, ऐसा करने का प्रयास करता है। Yes, sir. आज इतना ही नहीं, आपको पता है कि दुनिया के सबसे बड़ी लंबी रूट रेलवे ट्रैक उसने बनाने का प्रयास किया है, जो कि यूरोपीय देशों को जाती है। गेटिंग? आपको पता है कि नहीं? वन बेल्ट से पूरे विश्व को जोड़ना चाहता है। नहीं जी, समझा जी? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, sir. वह एक ऐसा रेलवे ट्रैक्स बनाना चाहता है, रेलवे रूट्स, जो कि आपको एशिया होते हुए अफ्रीका, मिडिल ईस्ट कंट्री, और क्या बोलते हैं, यूरोप, रशिया, सब होते हुए जाएगा, और सारे देश के लोग जो है ना उसके इकोनॉमिकल बॉन्डेज हो जाएंगे एक दिन। ऐसा वो ट्रिक बनाया है, जो कि आने वाला कल में शायद सफल होने की स्थिति में नहीं है। अभी आप देख ही रहे हैं क्या पॉलिटिक्स, महाभारत चल रहा है विदेशों में, बहुत स्थिति गंभीर है। कई देशों को तो रियलाइज भी होने लगा कि हमने क्या गलती किया अपना जमीन दे करके चाइना को। खैर ठीक है, जो भी है, स्थिति जो भी रहा हो, जैसा होगा देखिए। तो उसने कहता है क्या कि उसने शुरुआती में नेपोलियन बोनापार्ट का जो शासन था ना, बड़ी अच्छा था, लोग एडमिनिस्ट्रेटिव भाव से बड़ी खुश थे। उसका आर्मी जहां भी जाता था, द फ्रेंच आर्मी अंडर द लीडरशिप ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट वाज हाईली वेलकम एज द हर्विंगर्स ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता का देवदूत, स्वतंत्रता का मिसाल, और स्वतंत्रता का क्या बोलते हो कि एंजिन्स के रूप में समझे जाते थे फ्रांस की आर्मी। चाहे वो स्विट्जरलैंड में गए हों, या हॉलैंड में गए हों, या ब्रुसेल में गए हों, हर जगह पे
मेन, मिलान, वारसा, कहीं पर भी इनके आर्मीज को बड़ी हाई रिस्पेक्ट से देखा जाता था, इनको बड़ी अच्छा समझा जाता था। लेकिन जब उसकी पॉलिसी चेंज हो गई, एक्सटेंशन की पॉलिसी जब लागू किया, अपने टेरिटरीज को फैलाने का प्रयास किया, तो बहुत जल्द ही आसपास के नेबरिंग कंट्रीज उसके क्या बन गए? दुश्मन बन गए। समझ गए? आसपास के कई देश उसके जो दुश्मन बन गए, चाहे वो इंग्लैंड था, चाहे वो जर्मनी था, चाहे वो इटली था, चाहे वो स्विट्जरलैंड था, चाहे वो पोलैंड था, चाहे वो हॉलैंड था, कई देश उसके दुश्मन बन गए। और सभी देश आपस में मिल करके और 1815 के वाटरलू की लड़ाई में क्या कर दिया? नेपोलियन बोनापार्ट को डिफीट कर दिया। ट्रीटी ऑफ वियना वाज हेल्ड। अंडरस्टूड दिस? गेटिंग? हेलो Yes, sir. डियर कैंडिडेट्स, कहाँ गायब हो गया सब जी? यस सर, है सर। Yes, Sir. sir. तो ट्रीटी ऑफ वियना was held, understood or not, under the leadership of मेटरनिक। मेटरनिक का नाम जानते हो ना? ड्यूक मेटरनिक का नाम, ऑस्ट्रिया का चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसके नेतृत्व में ट्रीटी ऑफ वियना हुआ था। समझ गए कि नहीं? 1815 में फ्रांस की शक्ति को कमजोर कर दिया गया, या नेपोलियन बोनापार्ट की शक्ति को खत्म कर दिया गया। वाटरलू की लड़ाई में पूरी तरह से उसे हरा दिया गया, और फ्रांस के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ ईस्ट सभी चारों तरफ विदेशी सेना, दूसरे दूसरे देश की सेना, बिल्कुल गार्ड के तौर पे, बॉडीगार्ड के तौर पे, कि फ्रांस अपना पैर जैसे ही साउथ में निकालेगा उसके पैर काट दिए जाएंगे, नॉर्थ में निकालेगा नॉर्थ में उसके पैर काट दिए जाएंगे, जैसे ही अपनी भुजा ईस्ट में बढ़ाएगा उसकी भुजा काट दी जाएगी। का मतलब है कि कहीं भी वो अब अपना राजनीतिक एक्सटेंशन नहीं कर सकता है, अपना टेरिटोरियल एक्सटेंशन नहीं कर सकता है। गेटिंग दिस? हैं जी? Yes, sir. Yes, sir. इस तरह से उसने उसका ट्रीटी ऑफ वियना के अंतर्गत उसकी शक्ति को पूरी तरह से क्या कर दिया गया? लिमिट कर दिया गया, उसके पावर को ठुस कर दिया गया, रोक दिया गया। उसने कुछ निगेटिव एक्ट्स भी किए। कुछ निगेटिव एक्ट्स क्या थे जो फ्रांस के लिए था, फ्रांस की जनता के लिए डाइजेस्टिबल नहीं हो सका। समझ गए कि नहीं? जैसे उसने क्या किया? सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब है कि राइट टू एक्सप्रेशन जो था, है ना, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो था वो खत्म कर दिया। किसी को भी कुछ बोलने, लिखने, छापने का खत्म कर दिया सिस्टम को। बोला भैया कोई भी, नो वन विल गो अगेंस्ट हिज कंसेप्ट और द आइडियोलॉजी, उसके विचार के विरुद्ध कोई भी नहीं जाएगा। सेंसरशिप लगा दिया। न न्यूज़पेपर कोई, न कोई भाषण, न कोई मीटिंग, न कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ नहीं होगा। सब कुछ होगा जो मेरे परमिशन के बिना नहीं होगा। उसने और क्या कर दिया जी? उसने और कर दिया कि थोड़ा टैक्सेशन को बढ़ा दिया, इंक्रीज द टैक्सेशन, टैक्स को बढ़ा दिया। शुरू में तो ठीक क्या, बाद में टैक्सेशन को उसने इंट्रोड्यूस कर दिया, बढ़ा दिया। एक तीसरा बहुत बड़ा गलती किया, फोर्स रिक्रूटमेंट इन आर्मीज। जबरदस्ती आर्मी में भर्ती करने की प्रथा लागू किया कि भैया जो भी अगर भर्ती नहीं होगे तो उसको सीधे जेल में डाल दिया जाएगा। जहां भी नवजुवक दिखाई दे रहे थे उनको पकड़ के जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लो, आर्मी के सेना में भर्ती, चाहे किसी माँ बाप का एक ही औलाद क्यों ना हो, उससे मतलब नहीं है। फोर्स रिक्रूटमेंटेशन इन आर्मीज वो आल्सो द वेरी रॉन्ग डीड ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। ये सब मिल करके ये पूरा का पूरा, ऑल दीज सीम टू बी क्या, आउटवेग ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किया था उसने, उसका वो लुफ्त उठा रहा था, उसका फायदा उठा रहा था, ऐसा लोगों को महसूस हुआ। लोगों को महसूस हुआ कि इसने एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के बहाने या एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के छत्र छाया में जनता का शोषण करना शुरू हो गया। यही वजह है कि इवन द लोकल पीपल टू वर नॉट इन फेवर टू द रूल ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट, एंड दैट इज व्हाई इन 1815 लड़ाई
नेपोलियन बोनापार्ट 100% हार गया एंड वाटरलू की लड़ाई उसे हार के साथ स्वागत हुई। ट्रीटी ऑफ बीना हेल्ड हुआ। कई देशों की सेना ने नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया। चक्रव्यूह में नेपोलियन बोनापार्ट मारा गया। गॉट दिस? Yes, sir. Yes, sir. Yes. नेक्स्ट पॉइंट आपको पढ़ना है, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे डेवलप हुआ, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे डेवलप हुआ। राष्ट्रवाद जहां पर भी होगा वो पार्टिकुलर देश के अंदर एक एक राष्ट्र को एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल टेरिटोरियल डिफाइन करने की बात करेगा। का मतलब ये है कि इंडिया एक टेरिटोरियल डिफाइंड कंट्री है। का मतलब इसकी एक अपनी ईस्ट और वेस्ट और साउथ और ईस्ट में एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र है, लिमिटेड परिसीमा है, जिसे हम एक इंडिया के नाम से जानते हैं, एक राष्ट्र के नाम से जानते हैं। उस पर किसी दूसरे देश का दखल अंदाजी या इंटरफेरेंस या आउट फोर्सेज या आउट क्या कह सकते हैं इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। ऐसे हालात यूरोपीय देशों में पैदा कर दिया कि इससे पहले से मिड 18 सेंचुरी से पहले 1750 के आसपास से पहले लोगों को यह फीलिंग था ही नहीं कि हमें एक राष्ट्र भी बनना है, हम एक राष्ट्र भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर कई मल्टी डिनेस्टिक रूलर्स का शासन हुआ करता था, किंग्स का शासन हुआ करता था, डकिस का शासन हुआ करता था, कैंटल्स का शासन हुआ करता था। आई मीन टू से कई डिनेस्टीज का शासन हुआ करता था एक देश में। इसीलिए द कंट्री हैज लॉस्ट इट्स ऑन द पावर ऑफ सोवर्जिनिटी, और क्या कह सकते हैं टू बी कॉल्ड अ नेशन, एक राष्ट्र का नाम कहलाने का शक्ति इनमें नहीं बच गई थी। आज जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली कहते हैं, इंग्लैंड कहते हैं, ऐसा इन्हें पहले नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि ये पूरी तरह से दूसरे देश के ऊपर आश्रित थे। उनकी जनता किसी दूसरे देशों के गुलाम थे। कॉलोनियल या क्या कह सकते हैं मल्टी डिनेस्टिक रूलर्स के अधीन ये शासन चल रही थी। 1947 से पहले भारत भी एक भारत देश नहीं हुआ करता था, क्योंकि हमारे देश के लोगों को अपनी सरकार या अपनी एक्सप्रेशन का या अपना कॉन्स्टिट्यूशन का कोई अधिकार नहीं था। इसलिए हम लोग पूरी तरह से एक राष्ट्र होकर के भी एक राष्ट्र का दर्जा नहीं दे सकते थे। गेटिंग? हेलो, Yes, sir. गेटिंग? Yes, sir. ऐसी हालात यूरोप में भी कुछ देखने को मिल रही थी। वहां भी यूरोप भी जो था, यूरोपीय देश जो भी थे, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो या इटली हो या जर्मनी हो या फ्रांस हो या कोई भी देश, कई तरह के क्षेत्रों में बटा हुआ था, और हर एक क्षेत्र अलग अलग राजाओं का या अलग अलग क्या बोलते हो नाइट्स का, अलग अलग डकीज का, अलग अलग क्या बोल सकते हो कि किंगडम्स में अलग अलग एम्परर्स में बटा हुआ था। कई राजाओं का शासन था, मल्टी डायनेस्टिक रूलर शासन करते थे यहाँ, और सभी अपने आप को एक स्वतंत्र घोषित कर रखा था। ऑटोनोमस टेरिटरीज सबों का था। ऑटोनोमस टेरिटरीज का मतलब एक पार्टिकुलर क्षेत्र में सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है, लेकिन हम एक राष्ट्र नहीं है। एक राष्ट्र के अधीन कई छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ राज्य था, हिस्सा था। ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप, खास करके ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में, जहां पे डिफरेंट डिफरेंट डाइवर्स ग्रुप के लोग ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल टेरिटरीज के रूप में शासन चल रही थी। आई मीन टू से कि ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप में कई ऑटोक्रेटिक मोनार्किकल टेरिटरीज का गवर्नमेंट था। मैंने वहां अलग अलग तरह के लोगों का सरकार थी, अलग अलग लोगों का शासन चल रहा था। आपस में लोगों का कल्चर भी नहीं था एक जैसा, आपस में लोगों का आइडेंटिफिकेशन भी एक नहीं था, पहचान भी लोगों का एक नहीं था, आपस में लोगों का विचार भी एक जैसा नहीं था। यानी कि सब कुछ इनमें डिसइंटीग्रेशन देखने को मिल रही थी। कहाँ? सेंट्रल यूरोप में और ईस्टर्न यूरोप। हेलो हेलो, Yes. Yes, sir.
Getting what I mean to say? Central Europe and Eastern Europe were divided into the many autocratic monarchical territories. It means they were not having the common culture, they were not having the common identification, they were not having the nationality, they were not having the common language. उनकी अपनी पहचान एकता की नहीं थी, उनकी अपनी क्या बोलते हो कि कॉमन कल्चर नहीं था, उनका अपना परिभाषा भी एक जैसा नहीं था, पहचान भी एक जैसी नहीं थी, सब अलग अलग एक इंडिविजुअल और पार्टिकुलर राजाओं के अधीन जी रहे थे। इनके लैंग्वेज, इनका एथनिक कंपोजिशन और ग्रुप सब कुछ बदला हुआ था। उसी का एक इतिहास आपको पढ़ना है, हब्सबर्ग एम्पायर। क्वेश्चन में आता है, याद रखिएगा, ये VVI क्वेश्चन है। गिव द एक्सप्लेनेशन ऑफ द हब्सबर्ग एम्पायर। समझ गए? हब्सबर्ग एम्पायर के विषय में पूछेगा परीक्षा में आप। लॉन्ग क्वेश्चन में हब्सबर्ग एम्पायर के विषय में पूछेगा बबुआ। समझ रहे हैं जी? Yes, sir. Yes, sir. ये हब्सबर्ग एम्पायर जो था, इसका अधिकार मुख्य तौर पे ऑस्ट्रिया और हंगरी देशों पर था। यह कई देशों का सम्मिलित रूप था। हब्सबर्ग एम्पायर कई देशों का, इसमें एक देश का नहीं, कई देशों का, कई क्षेत्रों का मिला करके एक हब्सबर्ग एम्पायर बहुत बड़ा एरिया तैयार हुआ था। लेकिन मूल रूप से इसका शासन जो था ऑस्ट्रिया और हंगरी पर ही था। पैचवर्क, कई क्षेत्रों को मिला करके, मिक्सअप को करके, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स और डिफरेंट डिफरेंट पीपल्स को मिला करके एक हब्सबर्ग एम्पायर तैयार हुआ था, जिसका मूल शासन ऑस्ट्रिया और हंगरी पर हुआ करता था। इस हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन में अल्पाइन रीजन्स के अंतर्गत आने वाला टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेनलैंड के साथ साथ बोहेमिया, है ना, और जर्मन स्पीकिंग के लोग भी इसके अंतर्गत आते थे। इसके अंतर्गत और कौन कौन आता था जी? इटालियन स्पीकिंग कराए की प्रोविंसेस, माने इटली की भाषा बोले जाने वाले जो क्षेत्र था वह भी, जर्मन की भाषा बोले जाने वाले जो क्षेत्र था वह भी सब हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन में था। जैसे लोम्बार्डी, वियना, ये सब भी। इन हंगरी में खास करके जहां पर कहता है कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, हंगरी का हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो था वो मैग्यार की भाषा बोलते थे। उनका अपना कई तरह का रीजनल डायलेक्ट्स या रीजनल भाषा भी थी, वह सब भी हब्सबर्ग एम्पायर का ही अधीन में थे। इन गैलिशिया द एरिस्टोक्रेसी जो था, जो कि एरिस्टोक्रेटिक वर्ग के लोग जो थे वो पोलैंड की लैंग्वेज बोलते थे, पॉलिश बोलते थे, ये सब भी हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन थे। इसके अलावे और भी क्षेत्र जैसे बोहेमिया, स्लोवाक्स टू द नॉर्थ का इलाका, स्लोवेन्स टू कर्नोलिया का इलाका, कायरोस टू द साउथ, रोमन्स टू द ईस्ट इन ट्रांसवेलेनिया, ये सब भी हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन में था। नतीजा ये था कि इतने काफी डाइवर्सिटीज के कारण आपस में लोगों को पॉलिटिकल यूनिटी कभी भी नहीं बन पाती थी। लेकिन जितने भी डिफरेंट रीजनल डाइवर्सिटीज था, डिफरेंट क्या बोलते हो कि रीजनल प्लेसेस थे या कंट्रीज थे या इलाके थे, वो सभी के सभी हब्सबर्ग एम्पायर के प्रति ही अपना सिंपैथी का भाव रखते थे, या दे वर टाइड विद द कॉमन फीलिंग्स और कॉमन एलिजेंस टू देयर ओन एम्परर। हब्सबर्ग एम्पायर के प्रति ही ये सभी समर्पित थे। सभी अपनी क्या कर सकते हो कि अपनी शक्ति को। हब्सबर्ग एम्पायर, हाँ क्या फिर से बोलो, फिर से बोलो सर। हब्सबर्ग एम्पायर कौन थे? ऑस्ट्रिया हंगरी पे रूल कर चलाने वाला हब्सबर्ग एम्पायर था। समझ गए? हब्सबर्ग एम्पायर उनके बारे में कुछ नाम, कुछ नहीं, हब्सबर्ग एम्पायर एक नाम है और कुछ नहीं है। समझ गए? नहीं सर, उनके बारे में सर कुछ हिस्ट्री ये सब बताइए ना। वो ऐसा कुछ तो नहीं है विशेष एक्स्ट्रा इसके विषय में। जैसे मुगल डिनेस्टी है ना जी, तो मुगल डिनेस्टी भी अपने देश के सीमा पर दिल्ली में शासन करता था ना, उसी तरह से हब्सबर्ग एम्पायर जो था ऑस्ट्रिया हंगरी पे शासन करता था। और उस ऑस्ट्रिया हंगरी या हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन
केवल दिल्ली ही तो नहीं था मुगल डिनेस्टी के अंतर्गत में, पूरे हिंदुस्तान का इलाका। उस समय आपको पता होगा कि इंडिया के साथ साथ अफगानिस्तान भी, पाकिस्तान भी, क्या बोलते हो, बंगाल, बांग्लादेश भी, म्यांमार भी, श्रीलंका भी, कई ऐसे क्षेत्र थे जो मुगल डिनेस्टी के अधीन हुआ करता था। गेटिंग? Yes, sir. बस Yes, उसी sir. तरह से हब्सबर्ग एम्पायर के अधीन भी यूरोप के कई ऐसे देश थे जो इसके अधीन में था, और जिनका अपना अपना रीजनल लैंग्वेज था, रीजनल क्या बोलते हो डायलेक्ट था, और लेकिन जो भी था सभी के सभी अपने एम्परर के प्रति ही तल्लीन थे, अपने एम्परर के प्रति ही श्रद्धा का भाव रखते थे। वे उनसे अलग होकर के भी उनके साथ थे, लेकिन लोगों में पॉलिटिकल यूनिटी का भाव था। आपस में लोग अलग अलग थे, लेकिन सबका भाव एक ही राजा के प्रति था, लेकिन यूनिटी का अभाव था। यही वजह है कि कोई भी एक राजा, कोई भी एक क्षेत्र या कंट्री जो है एक कंट्री का रूप नहीं ले सकता था। क्यों? क्योंकि उस पर हब्सबर्ग एम्पायर का प्रभाव था। गेटिंग? Yes, हेलो? sir. Yes, sir. Yes, इसलिए sir. वो देश देश नहीं कहला सकता था, क्योंकि वो हब्सबर्ग एम्पायर के उस पर शक्ति चलता था, उसके प्रभाव में वो शासन चलता था, उसी का वो सरकार चलता था वहां पे। यही वजह है कि ठीक है। नेक्स्ट डे अब आप लोगों को एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लासेस के विषय में बताएंगे, समझ गए? हाँ, Okay, sir. लिबरलिज्म, Okay, sir. कंजर्वेटिज्म और रिवोल्यूशनरीज कंसेप्ट, तीन चीजों के विषय में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, थोड़ा टेढ़ा है, अब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत हो सकता है। क्या क्या? लिबरलिज्म, कंजर्वेटिज्म और रिवोल्यूशनरीज कंसेप्ट ऑफ यूरोप, ये तीनों के विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. Yes. ओके। Yes, sir.